हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं 20th सेंचुरी बॉयज के वॉल्यूम नंबर 12 को। और अगर आपने पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कहीं जा रहा था। ये आदमी एक डॉक्टर है जो फ्रेंड के लिए काम करता है। रोड पर चलते हुए कंस्ट्रक्शन वर्कर उन्हें रोकता है और दूसरा रास्ता लेने कहता है, पर फिर हम देखते हैं कि ये तो काकुता था। काकुता ड्राइवर का सर पोल से लॉक करके भागने लगता है। बाकी लोग जैसे ही काकुता को शूट करने के लिए गाड़ी से निकलते हैं तो ऊपर से ओटचोन सभी पर हमला कर देता है, जिसके बाद ओटचोन डॉक्टर से पुराने बॉस का एड्रेस मांगता है, डॉक्टर यामाने का एड्रेस। दूसरी तरफ सीक्रेट बेस में जब युकिची योशित्सुने से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो योशित्सुने बताता है कि अब तक तो उन्होंने कहीं पर मेरी कब्र भी बना दी होगी। और फिर वो काना की बातें करते हैं, जहाँ योशित्सुने हैरान रह जाता है कि काना को पता है कि फ्रेंड ही उसका बाप है और वो फिर भी लड़ रही है। और युकिची भी कहती है कि उसके अंदर भी काना जितनी हिम्मत नहीं है। और फिर वो कोइजुमी को फ्रेंड को पहचानने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसने फ्रेंड का फेस देखा था पर वो नहीं पहचान पाती। सभी एक जैसे ही दिख रहे थे। और योशित्सुने को एक बच्चे की फोटो मिलती है। उसे याद आता है कि ये बच्चा बहुत स्मार्ट था और एक डॉक्टर बनना चाहता था, यामाने। और टीवी में वो एक न्यूज भी देखते हैं जहां सेम न्यू ईयर ईव वाला वायरस वेस्ट अफ्रीका में भी आ चुका था। दूसरी तरफ ओटचोन डॉक्टर के साथ उसके घर आता है और दोनों बिना कुछ ज्यादा बोले सीधा कमरे में पहुंचते हैं। वो अपने लॉकर को अनलॉक करता है और डॉक्टर यामाने का एड्रेस ओटचो को दे देता है और कहता है, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अब प्लीज यहाँ से चले जाओ। पर ओटचो उसके और डॉक्टर यामाने के रिलेशन के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि दाइफुको के स्टॉक्स काफी राइज हो रहे थे, सिमिलरली जैसे ब्लडी न्यू ईयर के टाइम हुए थे। ओटचो पूछता है कि आखिर क्या होने वाला है, पर वो बताने से मना कर देता है। यह आदमी कहता है कि दाइफुको ने हम दोनों को एक साथ हायर किया, पर हम दोस्त नहीं थे। काम के अलावा हमने कभी कोई और बात नहीं की। मुझे बस इतना पता है कि डॉक्टर यामाने एक जीनियस थे। और एक और चीज कि अल्कोहल लैम्प को देखकर उन्हें भी शांति मिलती है, बिल्कुल मेरी तरह। और उन्होंने मुझसे कहा था कि उनका एक दोस्त एलिमेंट्री स्कूल में साइंस एक्सपेरिमेंट के एक दिन पहले मर गया था, पर वो दुखी नहीं थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की रात को जब वो लैब में गए तो उन्होंने अपने दोस्त के भूत को एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा। बचपन में युकिची को भी वो पल याद आता है जब यामाने ने उससे उसका बायोलॉजी क्लब ज्वाइन करने कहा था और एक फिश का नाम पूछा था। यामाने का सभी चीजों में एक बड़ा हाथ था, क्योंकि मोनचैन ने भी उसका नाम मेमो में लिखा हुआ था। युकिची को याद आता है कि यामाने ने उस फिश का नाम किरीको रखा था, केंजी की सिस्टर। नए साल के दिन टीवी में एनुअल सिंगिंग कॉन्टेस्ट को दिखाया जा रहा था, जिसके क्लोजिंग सॉन्ग को सिंग करने के लिए कंट्री के मोस्ट पॉपुलर सिंगर को बुलाया जाता है, हारू नामियो। हारू एक्सपो सॉन्ग गाता है। टीवी में इसे योशित्सुने गार्बेज बोलता है, पर फिर केंची की बातें याद करते हुए एक स्पीच देता है कि इस साल उन्होंने अच्छा काम किया, अगला साल इससे भी मुश्किल होगा और उसके लिए उन्हें तैयार रहना है। और सभी चीयर्स करते हैं और खाने पर टूट पड़ते हैं। युकिची और योशित्सुने काना का वेट कर रहे थे, जहाँ पूरी दुनिया अभी एक्सपो सॉन्ग को सुन रही थी। काना अपनी उसी पुरानी जगह जाती है जहाँ केंची गिटार प्ले करता था, और वहाँ वो एक आदमी को गाते हुए सुनती है और केंची को याद करने लगती है। दूसरी ओर होमलेस भी वही टीवी में देख रहे थे। और हम गॉड को देखते हैं जो अब करोड़पति बनने के बाद भी भिखारियों के साथ सो रहा था। उसे एक ड्रीम आता है जहाँ हजारों लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वो रोबोट वापस आ चुका था, सब कुछ खत्म होने वाला था। काना डरते हुए उठती है, उसे भी सेम विजन आया था। गॉड भी हाँफ रहा था। 2015 एक बहुत बुरा साल होने वाला था। जिसके बाद हम हारू को देखते हैं, जिसकी सिंगिंग सब अप्रिशिएट कर रहे थे। और हारू अपने साथ वाले आदमी से पूछता है कि सिंगिंग कैसी लगी। वो कहता है, बहुत ही अच्छी सर। क्या किसी ने उन छुपी वार्निंग्स को नोटिस किया होगा? जिस पर वो मोटा आदमी कहता है, वो तो मुझे नहीं पता, पर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हारू कहता है, 2015 में काफी भगदड़ होने वाली है। और हम देखते हैं कि हारू के साथ वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि मराओ था। हाँ गाइस, तो मराओ भी अब कहानी में फाइनली वापस आ चुका है। और इसके बाद हम पास्ट को देखते हैं। न्यू ईयर का समय था, पर केंजी और मराओ दोनों की ही दादी मर चुकी थी और इस मातम के वक्त वो सेलिब्रेशन नहीं कर सकते थे।
और साथ ही वो न्यू ईयर पे मिलने वाले पैसे भी नहीं ले सकते थे। दोनों काफी उदास थे क्योंकि बिना पैसों के तो उनके सारे प्लान्स ही चौपट हो चुके थे। पर तभी जाते हुए उनके पैरों के पास उन्हें एक पैसों वाला एनवलप मिलता है। केंजी उसे अपने पैरों से पहले छुपा लेता है। उन दोनों को पता था कि ये गलत है, पर फिर भी केंजी पैसे उठाकर भाग जाता है और पुलिस भी आ जाती है। मराओ भी अपनी पूरी जान से भागने लगता है और इसी के बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। सभी सेलिब्रेशन कर रहे थे और हम हारू को देखते हैं। हारू एक बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी है, पर साथ ही बहुत काइंड भी है। अपने साथियों की रिस्पेक्ट करता है और उन्हें हमेशा सपोर्ट करता है। सभी हारू से बहुत प्यार करते थे। जिसके बाद हारू अकेले में मराओ को भी पैसे गिफ्ट की तरह देने की कोशिश करता है, पर मराओ कहता है कि मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि मैं ईयर 2000 से ही मातम मना रहा हूँ। और गाइस, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताना कि आखिर मराओ ऐसा क्यों कहता है। सबसे पहले सही जवाब देने वाले का कमेंट मैं पिन कर दूंगा। जिसके बाद वो दोनों स्पेशल डाइट बिल्डिंग की तरफ निकल जाते हैं। हारू उन स्पेशल लोगों में से था जो फ्रेंड से फेस टू फेस मिल सकते थे। हारू पूछता है कि मराओ, आज तुम ज्यादा ही मोटे लग रहे हो, और मराओ बताता है कि मेरा सूट एक्सप्लोसिव से भरा हुआ है। और हारू सामा बताता है कि वेटिंग रूम तक कोई भी बॉडी चेक नहीं होते। मुझे नहीं पता कि ये 14 साल तुम्हारे लिए कितने मुश्किल थे। जिसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर से ग्रीटिंग्स लेता है और जाने से पहले मराओ को कहता है कि मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे ही तुम्हें मौका मिले तार खींच देना। जिसके बाद मराओ सोचने लगता है, दरवाजे के दूसरी तरफ फ्रेंड है, आज इस कोड को खींच कर मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा केंजी। जिसके बाद हम अंदर देखते हैं। हारू सामा के सामने इस वक्त फ्रेंड था। हारू सामा फ्रेंड के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा था और इस बीच में हमें हारू सामा की काबिलियत का पता चलता है कि वो जिसका भी चेहरा एक बार ध्यान से देख ले तो उसे हूबहू ड्रॉ कर सकता है। हारू सामा फ्रेंड के चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था। मराओ कोड खींचने वाला था कि तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और मराओ को याद आता है कि ये तो फ्रेंडशिप पार्टी के 9 चुने हुए मेंबर्स में से एक है और इसी ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके 2000 में वायरस को कंट्री में स्मगल किया था। जिसके बाद मराओ को गाने की आवाज आने लगती है। ये 2 आवाजें थी। दूसरा आदमी फ्रेंड था। अंदर हम दोनों को एक्सपो सॉन्ग गाते हुए देखते हैं, जहां हारू सामा लगातार फ्रेंड का चेहरा अपने दिमाग में उतारने की कोशिश कर रहा था। मराओ ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे एक बार केंजी दिखाई देता है। मराओ की आंखों में आंसू थे। वो कोड खींचने ही वाला था कि उसे पता चलता है कि उस प्रेसिडेंट के घर में एक न्यू बॉर्न आया है और वो दादा बन चुका है। जिसके बाद मराओ रुक जाता है और उसे केंजी की आवाज आती है, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मासूम लोग मरे और ब्लास्ट नहीं होता। हारू सामा आता है और पूछता है, तो तुम आज नहीं करने वाले? और मराओ कहता है, जिन चीजों से मासूम लोगों को चोट पहुंचती है वो सिर्फ फ्रेंड करता है, और दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम ओटचो और काकुता को डॉक्टर यामाने के घर पर देखते हैं, पर वो घर अब पूरी तरह से वीरान था। ओटचो को याद आता है कि उसने बताया था कि डॉक्टर यामाने को साइंस रूम बहुत पसंद था। जिसके बाद उन्हें झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। ओटचो चिल्लाता है कि कौन है वहाँ। वहाँ से एक बुढ़िया निकलती है जो कहती है, मैं तुम दोनों चोरों की शिकायत पुलिस में कर दूंगी। और फिर काकुता समझाने लगता है कि वो दोनों चोर नहीं हैं, बल्कि डॉक्टर यामाने के दोस्त हैं और किसी तरह उसे शांत करते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर यामाने को यहाँ से गए 4 साल बीत चुके हैं। डॉक्टर यामाने अपने होम टाउन जा चुके हैं और होम टाउन का एड्रेस बुढ़िया काकुता को दे देती है। काकुता कहता है कि हमने कर दिखाया शोगन, पर ओटचो एड्रेस देखते ही हैरान रह जाता है क्योंकि ये तो उसके होम टाउन का एड्रेस था और उससे अब समझ में आ जाता है कि डॉक्टर यामाने ही यामाने कौन है। पुराने एड्रेस में अब यामाने के घर की जगह अब एक पार्किंग लॉट बन चुका था। ओटचो को कुछ याद आता है और वो स्कूल जाते हैं। बचपन में यामाने ने ओटचो से कहा था कि मैंने तुम्हारी बुक ऑफ प्रोफेसी पढ़ ली है। यामाने बोलता है कि तुम्हारी बुक ऑफ प्रोफेसी दुनिया को खत्म नहीं कर सकती, एक रोबोट काफी नहीं है, एक वायरस ज्यादा बेहतर तरीका है। जिसके बाद ओटचो जब वहाँ से जाने लगता है तो यामाने कहता है कि हमने एक नई बुक ऑफ प्रोफेसी बनाई है, अगर तुम जानना चाहते हो तो लाइब्रेरी आ जाना। एक बुक से हम सभी मैसेज सेंड करते हैं। प्रेजेंट में ओटचो बताता है कि मैंने उस वक्त ऐसा दिखाया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पर फील्ड में मैंने ही वायरस का जिक्र किया था और ऐसा दिखाया कि वो मेरा आइडिया है। और यामाने ने कहा था कि मैसेज वाली बुक वो है जिसे कभी कोई भी लाइब्रेरी से नहीं ले जाएगा, एक ऐसी बुक जो हमेशा लाइब्रेरी में रहेगी। और इसके बाद हम ओटचो और काकुता को लाइब्रेरी में उसी बुक को ढूंढते हुए देखते हैं। ओटचो उस समय पब्लिश हुई बुक ढूंढ रहा था
क्योंकि वो मैसेज वाली बुक उस समय या उससे पहले की ही होगी। कई घंटे बीत जाते हैं पर उन्हें अभी भी वो बुक नहीं मिली थी। काकुता तो हार मान चुका था कि ऐसी बुक यहाँ हो ही नहीं सकती और बैठे बैठे वो अपनी बचपन की बातें करने लगता है कि कैसे उसे बचपन में एक बुक बहुत अच्छी लगी थी पर उसका वॉल्यूम 2 खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। और ये सुनते ही ओर्चो को रियलाइज होता है कि वो सीक्रेट बुक एक वॉल्यूम 2 है। वही वो बुक हो सकती है, ऐसी बुक जिसका वॉल्यूम 1 नहीं बना हो उसे कभी भी कोई लाइब्रेरी से नहीं ले जाएगा। और अब उनकी खोज आसान हो चुकी थी और ओर्चो को सून वो बुक मिल भी जाती है। उसमें लिखा था सीक्रेट सोसाइटी मीटिंग 1 जनवरी 2015 को होगी, जगह साइंस रूम, मॉडर्न हिस्ट्री का आखिरी साल। जिस भूत का जिक्र डॉक्टर यामाने ने किया था वो वही था जिसे डोंकी ने बचपन में साइंस रूम में देखा था। आज ही वो डेट थी। पर तभी ओर्चो को साइंस रूम से कोई आवाज आती है, वहाँ कोई था और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कोइजुमी भागने की कोशिश कर रही थी पर योशित्सुने उसे पकड़ लेता है और वो उस पर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी इस हरकत से वो खुद तो मरेगी ही पर साथ ही उसकी वजह से वो सभी पकड़े जाएंगे। योशित्सुने युकिजी की भी बातें नहीं सुन रहा था और वो कोइजुमी को हद से ज्यादा ही डरा देता है। युकिजी कोइजुमी को लेकर वहाँ से चली जाती है। योशित्सुने को पता था कि उसने शायद सही नहीं किया पर जिनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं वो इससे भी बदतर हरकतें कर सकते हैं। कोइजुमी रोज इन तस्वीरों को देखकर तंग आ चुकी थी और वो कहती है वैसे भी ये फोटोज वैसी नहीं है जैसी मैंने गेम में देखी थी। इनके चेहरे बड़े हैं और एक बार फिर उसे वर्चुअल अट्रैक्शन की मेमोरीज को याद करने कहा जाता है। समर वेकेशन, हैंगलिंग हिल इंसिडेंट, समय 1970। पर इतना सुनते ही कोइजुमी कहती है वो 1971 था। पर योशित्सुने और युकिजी को अच्छे से याद था कि वो 1970 ही था। पर कोइजुमी बताती है कि उसने न्यूज़पेपर में डेट देखी थी। दोनों शॉक रह जाते हैं, या तो फ्रेंड ये भूल चुका है या फिर वो झूठ बोल रहा है। 1971 में वही बच्चा मरा था जिसे एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। और योशित्सुने भी बताता है कि उस दिन डोंकी साइंस रूम में एक्वेरियम ऑन करने गया था पर उसने कुछ डरावना देखा था, पर क्या पता नहीं। सेम कहानी ओर्चो काकुता को भी बताता है और वो दोनों साइंस रूम जा रहे थे। वहाँ अंधेरे में कोई था। ओर्चो कहता है कौन है वहाँ? वो शैडो कहती है डोंकी उस दिन आया और उसने इस लैंप को जलाया और उसे देख लिया। उसे वो नहीं देखना चाहिए था। वहाँ यामाने था। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। यामाने समझ जाता है ओर्चो उसी क्लू से यहाँ आया है जो उसने उसे बचपन में बताया था। यामाने कहता है तुम्हें उस मैसेज को नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे डोंकी ने उसे देखा। आखिर डोंकी ने उस दिन क्या देखा? यामाने बताता है फ्रेंड यहाँ पैदा हुआ था, या फिर मैं कहूँ वो यही मरा था। दूसरी तरफ क्या यामाने भी हैंगलिंग हिल के इंसिडेंट के वक्त वहाँ था? 1970 में एक्सपो था जहाँ क्लास में जो बच्चे पूरे समर वेकेशन के लिए वहाँ गए थे उन बच्चों को एक्सपो ग्रुप कहा गया था। युकिजी और योशित्सुने वहाँ सिर्फ 3 दिन और 2 रातों के लिए ही रुके थे, जिसका मतलब था कि एक्सपो ग्रुप वाले बच्चे हैंगलिंग हिल के इंसिडेंट के वक्त ओसाका में ही थे और यामाने भी उन्हीं बच्चों में से था। इसका मतलब वो हैंगलिंग हिल के इंसिडेंट के वक्त वहाँ नहीं था। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि फ्रेंड आने वाला है इसी साइंस रूम में। यामाने कहता है वो मुझे मारने आ रहा है ताकि वो इन सभी चीजों को सीक्रेट रख सके। और तभी कदमों की आवाज आती है। फ्रेंड आ रहा था। ओर्चो पूछता है कि आखिर उसका फ्रेंड के साथ क्या कनेक्शन है और हमें पता चलता है कि यामाने ही वायरस बनाता है और फिर वही लोग उसकी वैक्सीन बनाते थे। फिर वो एक ऐसा वायरस बनाते थे जिससे पुरानी वैक्सीन ठीक ना कर सके और फिर नए वायरस के लिए नई वैक्सीन। यामाने कहता है मैं अभी भी ये रिसर्च कंटिन्यू रखता अगर किरीको मेरे पास नहीं आती। और ओर्चो पूछता है कि आखिर किरीको केंजी के सिस्टर का इन सब में क्या लेना देना है। यामाने बताता है कि किरीको उसके पास 2003 में आई थी। दूसरी ओर काना को याद आ रहा था कि इसी जगह मुझे जब ग्रैंडमा लाई थी तो किसी ने मुझे गोद में उठाया था। आखिर वो कौन था? उसने काना को उठाकर कोर्ट यार्ड में छोड़ा था। लैब में यामाने बताता है किरीको से मिलने के बाद मैं बहुत डर गया पर फ्रेंड को हमेशा पता था कि मैं कहाँ हूँ। उसने मुझे ये मेल भेजा और मैं जानता हूँ कि मैं उससे नहीं भाग सकता। और वहाँ पर तभी फ्रेंड भी आ जाता है। इसके बाद हम 12 घंटे पहले का समय देखते हैं जब मराव और हारू वापस आ रहे थे। हारू फ्रेंड का स्केच बना देता है और मराव को देता है। मराव उस चेहरे को देखकर हैरान रह जाता है। मराव गाड़ी रुकवाता है और कहता है कि मेरे पास कुछ पर्सनल बिजनेस है सेटल करने के लिए। मराव इस वक्त फुकुबी के घर पर था और बताता है कि मैं उसका दोस्त हूँ और प्रार्थना करने आया हूँ। प्रार्थना के वक्त वहाँ पर फोटो में कोई और आदमी था। मराव कहता है क्या यही तुम्हारा हस्बैंड है? औरत कहती है हाँ।
मराब पूछता है कि क्या उसने अपना घर कभी किसी को रेंट पर दिया था, और वो बताती है हाँ। और गाइस कहानी में होता ये है कि सालों पहले जब फुकुबी केंजी को लेकर अपने घर आया था तो वो ड्रंक था और केंजी ने उसके बच्चों को खाना बनाकर खिलाया था। ये फुकुबी की फैमिली नहीं है। फुकुबी ने उस दिन केंजी से झूठ बोला था। ये आदमी उस इंसिडेंट के 1 साल बाद मर जाता है। ये आदमी ही इस घर का रियल फादर और हस्बैंड था। इसके मरने के बाद फ्रेंड की ऑर्गेनाइजेशन आती है और इस औरत को एक मोटी रकम देकर जाती है। मराब जान चुका था कि फ्रेंड कौन है। जब वो स्कूल से गुजर रहा था तो उसे गन शॉट की आवाज आती है और वहीं पर काना भी खड़ी थी। योशिसुने के बेस में योशिसुने कोइजुमी से उसकी हिस्ट्री बुक मांगता है। वहाँ एक फोटो थी जिससे उन्हें बदनाम किया गया था। पहले वो सोचते हैं कि किसी ने फोटोशॉप किया है, पर फिर उन्हें याद आता है कि नहीं, उनके साथ कोई था जिसने फोटो क्लिक करी थी। वो हमेशा फोटोज लेता रहता था। जिसके बाद योशिसुने उस स्पून बेंडिंग इंसिडेंट के बारे में बात करता है। क्लास रीयूनियन के दिन जब टीचर ने सभी की आंखें बंद करके दोबारा पूछा था, उन्हें पता है ये किसने किया था। और योशिसुने उसी ओल्ड एज होम में कॉल करता है और सेकीगुची सेंसाई से बात करता है। सेकीगुची सेंसाई बता देते हैं कि वो इंसिडेंट किस बच्चे ने किया था। फोन कट होने के बाद योशिसुने कहता है कि मेरा शक सही था। दूसरी तरफ काना को याद आ रहा था कि वो आदमी जिसने उसे उठाया था उसका चेहरा, और काना को याद आ जाता है कि वही उसके फादर थे। और तभी गन शॉट की भी आवाज आती है। साइंस रूम में ओर्चो पूछ रहा था कि आखिर वो है कौन। फ्रेंड कहता है मुझे सब कुछ याद है। वो गर्मियों के दिन, वो सीक्रेट बेस, वो मैगजीन्स, रेडियो और वो बुक ऑफ प्रोफेसी भी। पहले हम यहाँ अटैक करेंगे और फिर यहाँ पर वायरस अटैक होगा और फिर ईयर 2000 में लास्ट डे ऑफ 20th सेंचुरी। ओर्चो फ्रेंड को चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर वो कौन है। फ्रेंड बोलता है मैं कॉलिंस हूँ। और फ्रेंड उसी एस्ट्रोनॉट शो के बारे में बात कर रहा है जिसे बचपन में पूरी रात टेलीकास्ट किया गया था। वो स्पून बेंडिंग इंसिडेंट और वो तेरू तेरू डॉल सब फ्रेंड ने किया था। फ्रेंड ने ही वो नई बुक ऑफ प्रोफेसी बनाई थी, पर वो भी फेक थी। यमाने कहता है मुझे तुम्हारी हर बात का मतलब पता था, फिर भी मैं तुम्हारे साथ उन पर हंसा, पर तुम एक झूठे हो। तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि तुमने कितने झूठ बोले हैं। आखिर तुम कौन सा झूठ छुपाना चाहते हो, 1970 या 1971? शायद साइंस रूम वाला, इसलिए तुमने डोंकी को मार दिया और अब तुम मुझे मारना चाहते हो। फ्रेंड बोलता है अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरे आदमियों ने इस बिल्डिंग को घेर लिया है। यमाने कहता है फिर झूठ, और वो अचानक से ही गन निकाल लेता है और फ्रेंड पर पॉइंट कर देता है और तुरंत ही शूट भी कर देता है। उस न्यू ईयर ईव को केंजी ने सबसे पहले फ्रेंड का चेहरा देखा था। केंजी कहता है तुम तो मर चुके थे, तुम्हारे वो बच्चे और वाइफ, वो सब कुछ झूठ था ताकि तुम मेरे करीब आ सको। मेरी बहन और काना, सब कुछ तुमने किया और उसी समय धमाका हुआ था। फ्रेंड कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और वो उठने लगता है, पर फिर वो अपने बहते खून को देखता है और यमाने कहता है 1971 दोबारा रिपीट हुआ है, पर इस बार कोई चाल नहीं है, कोई झूठ नहीं है। और फ्रेंड को रियलाइज होता है कि उसे असली बुलेट लगी है। फ्रेंड पैनिक करने लगता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, एम्बुलेंस को कॉल करो, ये प्रोफेसी का हिस्सा नहीं था। यमाने कहता है हाँ, ये एंड है। और फ्रेंड कहता है मैं बस पहुंचने ही वाला, और फ्रेंड मर जाता है। यमाने कहता है सब कुछ खत्म हो गया, मैंने उसे मार दिया। और जाते हुए वो किरीको सान कहता है, पर बात पूरी होने से पहले ही उसे भी शूट कर दिया जाता है। कॉरिडोर से कई लोगों की आवाजें आती है। फ्रेंड झूठ नहीं बोल रहा था, उसके आदमियों ने सच में बिल्डिंग को घेर लिया है। पुलिस भी आ चुकी थी, पर इतनी जल्दी आखिर पुलिस यहाँ पहुंची कैसे? और ओर्चो फ्रेंड का मास्क उतारने लगता है और हम फाइनली फ्रेंड का चेहरा देखते हैं। फुकुबी ही फ्रेंड था। और इसी के साथ वॉल्यूम 12 भी यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, फाइनली फ्रेंड की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, पर स्टोरी में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। आप में से कितने लोगों को यह पता चल चुका था कि फुकुबी ही फ्रेंड है? कमेंट में बताना। और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और गाइस, हमारी पिछली सभी वीडियोस पे 150 लाइक्स का एम पूरा हो चुका है और इसी खुशी में मैंने लाइक्स का एम बढ़ा दिया है और अब हम एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। मुझे पता है आप लोग कर दोगे, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।